स्वागत है आप सभी का इस नए लेक्चर में। तो इस लेक्चर में हम देखेंगे स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ फॉर माइल्ड स्टील। क्या होता है स्ट्रेस स्ट्रेन? स्ट्रेस मीन्स एक लोड अप्लाई करना है, किसी भी मेंबर पर लोड अप्लाई करना, और स्ट्रेन मीन्स उसमें उस मेंबर की जो लेंथ जो बढ़ती है ना, वो कितनी बढ़ती है। स्ट्रेन स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ फॉर माइल्ड स्टील, चेंज इन लेंथ अपन ओरिजिनल लेंथ स्ट्रेन को कहते हैं। उसका फॉर्मूला भी देख लेंगे, उसकी डेफिनेशन भी देख लेंगे। तो इस लेक्चर में बस इतना ही देखेंगे, स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ फॉर माइल्ड स्टील। तो आप किस तरह से क्वेश्चन आता है क्वेश्चन पेपर में देख लेना। ड्रॉ अ ग्राफ ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर माइल्ड स्टील। अगर यह 2 मार्क्स के लिए था तो सिर्फ यह ग्राफ ड्रॉ करने का और यह पॉइंट लिख देने का। अगर यह 8 मार्क के लिए आ जाए तो इसका सभी पॉइंट का आपको एक्सप्लेनेशन भी देना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले ग्राफ अंडरस्टैंड करते हैं। देख लेना आप, मैं ज़रा बड़ा करता हूँ। हाँ, यहाँ पर गिवन है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, दिस वन इज द एक्स एक्सिस। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात जो है, आप स्ट्रेन, यहाँ पर आप दिखाई दे रहा है, यह स्ट्रेन लिखना मत भूलेगा एक्स एक्सिस पर, और यहाँ पर स्ट्रेस लिखना मत भूलेगा वाई एक्सिस पर। ये सबसे दो पॉइंट आपने लिख दिए। उसके बाद में एक कर्व ड्रॉ करने का, इस प्रकार से यहाँ तक जाता है कर्व ड्रॉ करने का। उसके बाद में आपको यहाँ पर आप नाम देंगे ओ, यानी कि ओरिजिन होता है, यहाँ पर सभी 0 0 होता है। उसके बाद में यहाँ पर कर्व का एक्सप्लेनेशन तो किया है मैंने। अब हम देखेंगे कि यह पॉइंट क्या इंडिकेट्स करते हैं। यह जो पॉइंट है यह क्या इंडिकेट्स करते हैं। स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ फॉर माइल्ड स्टील, लीनियर रेंज में स्ट्रेस भी कांस्टेंट होता है और स्ट्रेन भी कांस्टेंट होता है। तो सबसे पहले पॉइंट डिस्कस करते हैं हम। पॉइंट्स ऑफ द ग्राफ, ये पॉइंट यहाँ पर है, ये पॉइंट यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये पॉइंट लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी रिप्रेजेंट करता है। पॉइंट बी क्या रिप्रेजेंट करता है? इलास्टिक लिमिट। अब ये इलास्टिक लिमिट क्या होता है, आप हम नीचे आगे डिस्कशन करेंगे। आप सिर्फ जान लेना कि बी पॉइंट क्या होता है, इलास्टिक लिमिट होता है ये बी पॉइंट। सी पॉइंट क्या होता है? अपर यील्ड पॉइंट होता है। यहाँ पर आप देख सकते हो सी पॉइंट अपर यील्ड पॉइंट। डी क्या होता है? डी होता है लोअर यील्ड पॉइंट होता है, हमारा लोअर यील्ड पॉइंट होता है। ई क्या होता है? अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट, इसे हम मैक्सिमम लोड पॉइंट भी कहते हैं। ई मीन्स अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट, यहाँ पर है ई अल्टीमेट स्ट्रेस, ग्राफ में भी मेंशन करना आप। और जो यह पॉइंट है यह ब्रेकिंग लोड पॉइंट है। ये वाला जो एफ पॉइंट आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इसे हम कहते हैं ब्रेकिंग पॉइंट, ब्रेकिंग लोड पॉइंट। तो अब हम देखेंगे कि क्या होता है लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, इलास्टिक लिमिट। तो आपको ग्राफ तो समझ में आया। जब भी हम कोई भी सेक्शन ले लेते हैं उस पर हम स्ट्रेस अप्लाई करना शुरू कर देते हैं, तो इस तरह से वो बिहेव करता है। जब हम इतना स्ट्रेस अप्लाई करेंगे तो उसका जो स्ट्रेन है वो इतना आ जाएगा। इस प्रकार से यह ग्राफ ड्रॉ किया जाता है। स्ट्रेस यानी सपोज यहाँ पर 5 किलो न्यूटन स्ट्रेस अप्लाई किया तो 5 स्ट्रेन भी यहाँ पर इतना वैल्यू उसकी आ जाएगी। फॉर एग्जांपल के तौर में इस तरह से आता है स्ट्रेस स्ट्रेन। तो देखेंगे, सबसे पहला पॉइंट देखेंगे लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। इसे हम ए से डिनोट करते हैं। इन द रेंज ओ ए द स्ट्रेन और इलोंगेशन इज प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेस और लोड एंड द ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन। मीन्स ओ ए मीन्स यहाँ से यहाँ तक ग्राफ स्ट्रेट लाइन में है। ग्राफ स्ट्रेन इज इक्वल टू स्ट्रेस, यानी कि इलोंगेशन इज इक्वल टू लोड होता है। यह स्ट्रेट लाइन में होता है। कहाँ से कहाँ तक? ओ से ए तक। द पॉइंट ए इज कॉल्ड लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ए को हम क्या कहते हैं? लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। इट इज द वैल्यू ऑफ स्ट्रेस अप टू विच स्ट्रेस एंड स्ट्रेन हैज अ कांस्टेंट रेशियो एंड हुक्स लॉ इज एप्लीकेबल। यहाँ से यहाँ तक हुक्स लॉ एप्लीकेबल हो जाता है। स्ट्रेस और स्ट्रेन कांस्टेंट रहता है तो हुक्स लॉ इज एप्लीकेबल। यह हो चुका लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के बारे में। अब देखेंगे इलास्टिक लिमिट क्या होता है। द स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ फ्रॉम ए टू बी इज नॉन लीनियर। आप देख सकते हो स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ यहाँ से ए से बी तक नॉन लीनियर, यानी कि थोड़ा सा कर्व ने डाइवर्जन ले चुका है, नॉन लीनियर होता है। Non-linear. If the load is increased beyond A up to the point B, load is increased after a point
अप टू द पॉइंट बी द मटेरियल बिहेव्स इन इलास्टिक मैनर इज कॉल्ड एज द इलास्टिक लिमिट। यानी कि ये से आप जैसे ही लोड अप्लाई करते हो पॉइंट बी तक मटेरियल कैसा बिहेव करता है, इलास्टिक मैनर में मटेरियल बिहेव करता है, इसलिए इसे कहते हैं हम इलास्टिक लिमिट। इसे कहते हैं इज कॉल्ड इलास्टिक लिमिट। यह आप सब नोट्स आप नोटबुक में राइट डाउन करके लिखे लेना, तभी आपको समझ में आ जाएगा, डीप में समझ आ जाएगा आपको कि इलास्टिक लिमिट क्या होता है, कर्व कैसा होता है, पॉइंट कहाँ पर है। वरना आप इस वीडियो को देख लोगे और बाद में भूल जाओगे। एट द टाइम ऑफ द एग्ज़ाम आपको कुछ भी हासिल नहीं हो जाएगा। तो इसलिए मेरे सजेशन पे आप एक नोटबुक ले लो और उसमें यह सभी चीज़ें पॉइंट वाइज लिख कर ले लेना। तो हमने देखा इलास्टिक लिमिट के बारे में। अब देखेंगे अपर यील्ड पॉइंट। सी को हम क्या कहते हैं, अपर यील्ड पॉइंट। कहाँ पर होता है, जो सबसे ऊपर होता है यहाँ पर, इस वाले यहाँ पर, उसे कहते हैं हम अपर यील्ड पॉइंट। पॉइंट सी इज कॉल्ड अपर यील्ड पॉइंट। एट दिस पॉइंट देयर इज एन इंक्रीज इन स्ट्रेन इवन थ्रू देयर इज नो इंक्रीजिंग इन द स्ट्रेस। मीन्स क्या, इंक्रीजेस स्ट्रेन, स्ट्रेन इंक्रीज होता है यहाँ से यहाँ तक, स्ट्रेन, ये जो वाला स्ट्रेन है, बट विदाउट इंक्रीजिंग द स्ट्रेस। स्ट्रेस लोड तो उतना ही है, बट स्ट्रेन जो इलांगेशन है वो होता है इंक्रीज इन स्ट्रेन, नो इंक्रीजिंग इन स्ट्रेस। तो उसे हम क्या कहते हैं, अपर यील्ड पॉइंट कहते हैं उस वाले पॉइंट को। द वैल्यू ऑफ स्ट्रेस कोरिस्पॉन्डिंग टू द पॉइंट सी इज कॉल्ड यील्ड स्ट्रेस एंड यील्ड स्ट्रेन। द वैल्यू ऑफ स्ट्रेस, इस वाले पॉइंट पे जो भी वैल्यू होती है स्ट्रेस की, ये वाई एक्सिस पे हम स्ट्रेस डिनोट करते हैं, जो भी वैल्यू होती है स्ट्रेस की उसे हम यील्ड स्ट्रेस कहते हैं। क्या कहते हैं हम उसे, यील्ड स्ट्रेस। तो ये हो चुका अपर यील्ड पॉइंट के लिए। अब देखेंगे हम लोअर यील्ड पॉइंट डी। ग्राफ क्या करता है, सी से डी तक नीचे आ जाता है। तो यहाँ हम देखेंगे यहाँ पर लोअर यील्ड पॉइंट। पॉइंट डी इज कॉल्ड लोअर यील्ड पॉइंट। अ लोड may rise and fall while yielding occurs. A load may rise and fall while yielding occurs. This is indicated by wave appearance of the stress strain graph between C and D. आप देख सकते हो यहाँ पर जो स्ट्रेस, इस यील्डिंग के कारण जो लोड जो दिया है हमने स्ट्रेस, वह कम होता है, और जो कम होने बिकॉज ऑफ यील्ड स्ट्रेस डेवलप होने के कारण मेटल में जो लोड कम होता है, इसलिए यह नीचे आ जाता है पॉइंट डी में। तो इसे हम कहते हैं लोअर यील्ड पॉइंट। समझ में आया। अ लोड मे बी राइज एंड फॉल व्हाइल यील्डिंग ऑकर्स। यील्डिंग होने के कारण लोड में क्या आता है, राइज एंड फॉल आता है लोड में, यील्डिंग होने के कारण। सो सिंपल सा है लोअर यील्ड पॉइंट। अब हम देखेंगे अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट। उसे हम कहते हैं मैक्सिमम लोड पॉइंट भी कहते हैं हम उसे। मैक्सिमम लोड पॉइंट ई से डिनोट किया जाता है। आफ्टर इंक्रीज द लोड बियॉन्ड द यील्ड पॉइंट द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व राइजेस टिल द पॉइंट ई इज रीच्ड विच इज कॉल्ड अल्टीमेट लोड पॉइंट। यानी कि आप डी पॉइंट में जैसे ग्राफ आता है, आप अगर स्ट्रेस बढ़ाते हो तो वह इस पॉइंट तक चला जाता है, इस पॉइंट तक चला जाता है, ई पॉइंट तक। यह उसकी क्या होती है, अल्टीमेट स्ट्रेस होती है। इससे आगे नहीं बढ़ता, इसके ऊपर नहीं जाता, इसके नीचे जाता है बाद में। तो इसे हम कहते हैं अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट। द स्ट्रेस कोरिस्पॉन्डिंग टू दिस पॉइंट इज आल्सो मैक्सिमम। जो भी स्ट्रेस होती है ग्राफ में वह मैक्सिमम स्ट्रेस होती है एट दैट पॉइंट एंड इज कॉल्ड अल्टीमेट स्ट्रेस। इसे अल्टीमेट स्ट्रेस भी कहते हैं, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ भी कहते हैं उसी पॉइंट को, और उसे टेंसिटी भी कहते हैं। एट दिस स्टेज cross sectional area at particular section start reducing very fast. This is called as nick formation. At this point जो भी हमने स्पेसिमन लगाया है, जो भी हमने स्पेसिमन यूज किया है टेस्ट लेने के लिए, तो उसकी जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वह रिड्यूस होना चालू होता है वहाँ से, वेरी फास्ट रिड्यूसिंग द क्रॉस सेक्शनल एरिया। उसके बाद में जो आता है ब्रेकिंग लोड पॉइंट एफ। पॉइंट एफ इज कॉल्ड ब्रेकिंग लोड पॉइंट and the stress corresponding to this point is called a breaking stress और rupture। उसे और भी कहते हैं ब्रेकिंग स्ट्रेंथ भी उसे कहते हैं ऑफ द मटेरियल। एट द पॉइंट ऑफ एफ पर आ जाने से हमने यहाँ पर जो हमारा स्पेसिमेन होता है वह ब्रेक हो जाता है, टोटली ब्रेक हो जाता है, और यह ग्राफ वहाँ पर स्टॉप हो जाता है। उसके बाद में हम कोई लोड भी अप्लाई नहीं होता और उसमें कोई इलांगेशन भी नहीं होता। दिस पॉइंट इज द ब्रेकिंग पॉइंट। तो आपको समझ में आ चुका होगा ब्रेकिंग पॉइंट किसे कहते हैं।
As the elongation continues, cross-sectional area becomes smaller and specimen is broken at F into two pieces. two parts में उसका डिवाइडेशन होता है, वह स्पेसिमन टोटली ब्रेक हो जाता है। तो आपको समझ में आ चुका होगा कि स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ फॉर माइल्ड स्टील क्या होता है, उसमें कौन कौन से पॉइंट होते हैं। 0 यहाँ से O से लेकर A B C D E F, इसका ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, इसके हमने ये भी देखा। लिमिट स्टेट, अपर यील्ड पॉइंट ये क्या होता है ये भी हमने देख लिया। तो इस लेक्चर में बस इतना ही। आने वाले अगले लेक्चर में हम देखेंगे लोड एक्टिंग ऑन स्टील स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू IS 875 1987 पार्ट 1 to पार्ट 2।